संदीप चौधरी जी हैं। संदीप सर, स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, देखा जाए तो गांव की पिछड़े वर्ग की महिलाएं ज़्यादा मेहनत करती हैं, चाहे वो खेत हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कभी कभी राजनीतिक मुद्दा हो, फिर भी उन्हें राजनीति में वो हिस्सा क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप इसी विभाग से हैं, किस तरह से महिलाओं को इसमें लाया जा सकता है, क्या वजह देखते हैं आप? कौन कहता है कि महिलाएं पीछे हैं? आप बताइए, 80-20 का रेशियो है। अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, हमारी अध्यक्ष जी वो महिला है, प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी। ठीक है, प्रियंका गांधी जी महिला, तो क्या प्रियंका गांधी जी इस बार यही चुनाव का मुद्दा रखेंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता, किसान, बिजली, पानी का मुद्दा तो बहुत पुराना हो चुका है, तो इस बार का मुद्दा क्या यही रखेंगे प्रियंका गांधी जी, महिलाओं को आगे लेके जाना, महिला सुरक्षा? जिस हिसाब से देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी महिलाओं के हक के लिए हमेशा लड़ती रही, हमेशा लड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी इस बार चुनावी मुद्दा बनाएंगी इसको? बिल्कुल मुद्दा बनाएंगी। और रही बात जो राजनीति में महिलाओं का पीछे हो जाना, शुरुआत ही ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने ही किया है कि महिलाओं को कैसे आगे किया जाए। आपने गौर किया होगा, जब जब माननीय अध्यक्ष जी हमारी आती हैं तो महिलाओं से स्पेशली मिलती है और कहती है कि आप अपनी बात रखिए, अपनी बात कहिए और हमें अपनी बात बताए, काउंटर करती उनकी बातें, ले जाके बड़े मंच पे उनकी बातें, उनकी समस्याएं कहती आई हैं। हाँ, जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने वो जो देना चाहिए, जो महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। और इसके लिए तो हम लगातार ये चाहते हैं कि महिलाओं को आगे आने के लिए, वो प्रधान महिला तो होती है लेकिन वर्किंग उनका हस्बैंड करता है। जिला पंचायत प्रधान अध्यक्ष तो महिला होती है लेकिन काम उनके हस्बैंड करते हैं। और इसके लिए महिलाओं को भी अपने अधिकार, और राजनीतिक जब मीटिंग हो तो उनके पुरुषों की एंट्री ना हो, किसी कीमत पे ना हो। ये सरकार को भी सोचना है कि महिलाओं की बात महिलाएं ही करेंगी और उन्हीं की बात सुनी जाएगी, ना कि उनके पति की बात सुनी जाएगी। जैसे कि आपने बात की महिलाओं की बात, तो सर बात तो जब टिकट देती है पार्टियां तो उनको देख के देना चाहिए कि आप कैसी महिला को टिकट दे रहे हैं। अगर पति का ज्यादा पावर है सत्ता में तो उस महिला को टिकट मिल जाती है, आप ऐसी महिलाओं को टिकट दो ना जो अपना हक रख पाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब तक की राजनीति में तो होता यही आया, तो उस राजनीति को बदलने का क्या काम हमारी पार्टी कर रही है। हमारे यहाँ हमारी ओबीसी टीम में एक महिला है हमारी कानपुर की, और वो अपना काउंटर कर रही है, अपनी बात कह रही है, हर बात उनकी बात सुनी जा रही है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और रही बात महिलाओं के अधिकार की बात, तो बजेंद्री भी तो एक महिला थी, कुछ अपनी काबिलियत और बहुत काबिलियत हम लोग उनके साथ लगाएंगे। और ऐसा नहीं कि महिलाएं कहीं पीछे हैं, किसी मामले में महिलाएं पीछे नहीं है। लगातार अब जो राजनीतिक जो अभी तो एक पत्रकार है, एक महिला होके आपको वो आगे बैठी है, इसी तरह लगातार काम होता रहेगा। और कहीं आपको भी एक कदम आगे चलना पड़ेगा, ये सहना नहीं पड़ेगा कि हम महिलाएं कह के आपको पीछे, महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। जब बात अगर महिलाओं के हक की हो रही है तो अभी हाल ही में 55-50 के ऊपर आंगनबाड़ी महिलाओं को हटा दिया गया था, उनकी सैलरी बहुत थी, तो 3000-3500 थी। मौजूदा सरकार से पूछिए कि एक बैग किसी महिला को, किसी को भी, आज आप सर्विस पे आई हैं, कल आप सर्विस में नहीं रहेगी, वो 55 साल 65 साल अपनी सर्विस के इसी विभाग में बिता दिया है। एक बैग वो आई ऑफिस और कहा कि आज से आपकी सेवा समाप्त हो गई। बताइए उनको, ये जो सरकार अगले के लिए पेंशन की व्यवस्था कर रखती है कि 5 लाख 7 लाख, उनको 5000 रुपए भी उस टाइम नहीं किया। आज आप सोचिए कि वो क्या करेंगी 65 की, जब उनको अगले की जरूरत हुई तो उनको हटा दिया गया। ये सरकार की, इसकी हम निंदा करते हैं। लगातार उनके विषय में सोचना चाहिए, उनको कुछ नहीं तो जीविका के लिए कुछ उनको पेंशन के रूप में भी कुछ भी दे देना चाहिए। और उनकी नौकरी उनसे ले ली गई, एकदम ले ली गई। और लगभग मान के चलिए कि लगभग 25,000 महिलाएं लगभग बाहर हो गई हैं और उनकी जगह इधर 4 महीने से खाली पड़ी हुई है, नया कोई रखा भी नहीं गया। वो अब क्या वहां के बच्चे भूखे हैं? अब वो बच्चे कैसे चल रहे होंगे जब तक नई नियुक्ति नहीं, पुरानी हटाई नहीं गई। बात अगर बच्चों की हो रही है तो इस साल हजारों बच्चे बोर्ड एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने तो कहा स्कूल बंद है और स्कूल ने कहा ये लास्ट डेट है, आप यहाँ फॉर्म भरें। तो क्या वजह देखते हो, ऐसा क्यों? आप भी एक पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ किसान ज्यादा है, किसान के बच्चे ज्यादा है, वो किसान जो 1000 दिनों से घर में बैठा, आखिर वो कहाँ से पैसा लगा? अप्रैल में एक बैग सरकार ने बताया कि आज के दिन बोर्ड अप्रैल में 30 अप्रैल तक बंद रहेगा।
और हम इधर विद्यालयों से बताया गया कि 30 अप्रैल तक बोर्ड एग्जामिनेशन के पैसे और ट्रेजरी हो जानी चाहिए। अब गार्जियन कह रहा है कि जब सरकार ने कह रखा है कि विद्यालय बंद रहेंगे तो फिर आप ये पैसा क्यों जमा करा रहे हैं बोर्ड शुल्क। और उसी इन दोनों चीजों को ना कर पाना, या सरकार ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आपने उससे कहा नहीं कि बोर्ड फॉर्म जब भरा जाएगा इस टाइम पे, कहीं किसी ने बयान नहीं दिया। दोनों के बीच में लगभग 5 लाख बच्चे बाहर हो गए। सरकार को उन विद्यालयों पे अंकुश नहीं लगाना चाहिए था जिन्होंने सडन इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो बच्चे फीस नहीं भर पाने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। उनकी बात कौन सुन रहा है, कहाँ सुनी जा रही? अब तो बाहर हो गए बच्चे, अब तो बाहर। और सर जैसे इन्होंने एक नया पैटर्न ला दिया, एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम दे रहे हैं जो एक बात और इसी में हम कहना चाहते हैं कि सरकार इसके बाद वो वजीफे का फॉर्म भरवा रही है, अभी दिसंबर लास्ट कर दिया है। अगर यही पैसा बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता तो ना बच्चे बाहर गए होते और ना बच्चे 1 साल सफर करते और ना उनको स्पेशल पैसे की कोई जरूरत है कि जहां पे वो और कहीं उपयोग करें। इससे ये बच जाना चाहिए था। दोनों तरफ से ये गलत हुआ। कुछ बच्चों का तो आपने करियर ही खत्म कर दिया, बाकी बच्चों का वजीफा और स्कॉलरशिप दे। क्या मतलब है? ये दोहरी नीति है सरकार की। तो आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। और कांग्रेस सरकार से हम कितनी उम्मीद करें? बिल्कुल, हमारा मैनिफेस्टो है कि हम एजुकेशन के विषय में नई क्रांति लाएंगे और सारे बोर्ड खत्म करेंगे। ना यूपी का गिरी निगाहों से देखा जाएगा, ना सीबीएसई आपकी निगाहों से देखा जाएगा। दोनों बोर्ड एक हो गए, सारे बोर्ड हिंदुस्तान में बोर्ड एक रहेगा, उसी पे कार्य किया जाएगा। हमारा यूपी बोर्ड हमेशा सीबीएसई की नकल करता है। कभी हमारे यूपी बोर्ड को एक बात कही जाए तो ट्रायल सेंटर बना के रख दिया गया है। हर पैटर्न पे नया कोई कानून आ जाएगा, सक्सेस हुआ तो चलेगा, नहीं सक्सेस हुआ तो अगली बार फिर नया पेयर कर दिया जाएगा। अगर देखें जो संदीप जी, तो हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उनके साथ अब राजस्थान के किसान भी आ गए, लेकिन यूपी बिहार का किसान उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है? कृष्णा जी बता तो रहे, हमने एक बार अपनी बात में बताया है कि पहले यूपी का किसान इतना बिलो पावर में जी रहा है, वो पहले अपना परिवार की जीविका ही चला ले। अगर वो चला गया धरने पे तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? और उसके बाद भी ये सरकार समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों अभी भी लोग यूपी का ही नाम लेके आते? देखा जाए तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी से होती हैं, यूपी टारगेट पॉइंट होता है हर इलेक्शन का, और यूपी में ही विकास क्यों नहीं है किसानों का? किसानों की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है यूपी में? जो कर रहा है उसको तो जेल में डाल दिया जा रहा है। ये इस सरकार में आप बोल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते। और किसानों की बात, किसान निश्चित आगे आएंगे, लेकिन अभी वो दिन हमारी पहले आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी हो जाए जिसके लिए हम वहां लड़ाई के लिए खड़े हो जाए। अभी हमारी वो स्थिति ही नहीं, यूपी के किसानों को स्थिति ही नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहा जाए तो मेरठ की तरफ ही कुछ ठीक ठाक लोग हैं जो किसान को ये बात समझ रहे हैं, और नीचे के किसानों को तो अब तक ये बात ही नहीं है। कृष्णा जी, मैं इसमें एक बात खाली और बता रहा हूं। सरकार एक धान की फसल है, धान क्यों यूपी का किसान आगे नहीं, मैं इस पे बात बता रहा हूँ। धान की फसल चल रही है, धान पे सरकार ने समर्थन मूल्य 1800 समथिंग कुछ रख दिया है और कह रहा है सरकार कि ये धान गवर्नमेंट खरीद रही है। किसी केंद्र पे कुछ एक वैरायटी लेके सरकार धान खरीदती, शेष धान वापस कर दिया जा रहा है। सिर्फ इस बात के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कृषि रक्षा इकाई, जो गवर्नमेंट की यूपी सरकार की एक इकाई है और दुकानें हैं जिसपे जीएसटी और सारा कुछ पे करके आता है, और उसको कहा जाता है हाइब्रिड धान, वो लगभग 200 से 500 रुपए किलो का धान होता है कि आप ये लगाइए तो एक किसान के लिए 4 किलो 5 किलो 6 किलो धान खरीदता है और 200 से 500 के बीच में खरीद के लाता है, और वो बताया जाता है कि आपका प्रोडक्शन 12 क्विंटल 14 क्विंटल, लेकिन ये 22 क्विंटल पैदा करके देगा। जब वो 22 क्विंटल वापस प्रोडक्शन होता है, 18 क्विंटल 17 क्विंटल के समथिंग हो जाता है। जब वो वापस अपने घर आता, सोचता कि आपकी हमारी अच्छा ज्यादा हुई है, हमें रिन्यू ज्यादा मिलेगा। तब जब वो केंद्र लेके जाता है जहां सरकारी धान खरीद केंद्र होता है, वहां बताया जाता है धान तुम्हारा खरीदा ही नहीं जाएगा। ये हम लोग नहीं खरीद सकते। मेजर दिक्कत सबसे बड़ी यही है।
अगर वो लेकिन धान संदीप जी बीज तो उसी सरकारी उससे ले खरीद के आया है ना, वो तो सरकार वो बेच ही क्यों रही है? जब वो धान आप खरीद नहीं सकते तो आप वो बेच ही क्यों रहे हैं? दूसरा जी बात तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो धान क्यों प्रमाणित करके वो बेच रहे हैं, उसको बैन कर दीजिए ना। जो धान आप खरीदे वही धान आप किसान बोएगा और वही धान लगाएगा, वही धान आप खरीदे तो ये बीज का सारा कुछ खेल ही खत्म हो जाएगा। संदीप जी मेरा सवाल एक और है आपसे, जब मैंने देखा है कि सरकार के पास मुझे नहीं लगता आंकड़े भी हैं किसान के, क्योंकि जब फसल ज्यादा होती है तो दाम कम मिलते हैं, फसल कम होती है तो दाम ज्यादा मिलते हैं। आखिर क्या है, क्यों? क्या सरकार पे आंकड़े ही नहीं है कि किस जगह कितनी किसानी और कितनी खेती हो रही है? नहीं ये सरकार अब आप अभी हर सरकार तो किसानों के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ता है, लेकिन क्या उसके पास आंकड़े ही नहीं है? अभी आप देखिए आलू 40 रुपए में पहुंच गया, अब किसान के पास आ गया है आलू, अब 2 रुपए में बिकेगा। धान गेहूं आज की डेट में 12 रुपए क्विंटल, पूरे साल रखने के बाद 12 रुपए क्विंटल गेहूं आ गया। और आटा जब ले लीजिए तो 40 रुपीज किलो, 40 रुपए किलो आटा है। तो बीच का कौन ले जा रहा? सरकार के पास आंकड़े कुछ है ही नहीं। सरकार किसी कीमत पे नहीं चाहती, वो चाहती है कि लिटेट बना रहे, किसान ही रहे, इसकी आर्थिक स्थिति कतई मेंटेन नहीं होनी चाहिए। सरकार की पूरी मंशा इस किसान विरोधी। तो ये थे संदीप चौधरी, जो खुद भी एक किसान रहे और उन्होंने बड़ी बेबाकी से महिला सुरक्षा, किसानों पे अपनी बात रखी। आप उस इंटरव्यू को जरूर देखिए और अपने रिव्यूज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आगे ऐसी और इंटरव्यूज के साथ देखते रहिए फुटकर न्यूज और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे अपडेट आप तक मिलते रहे। नमस्ते।